गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। अब तक के वीडियोज़ में मैं आपको पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बता चुकी हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा और महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे लौकिक अथवा गैर धार्मिक साहित्य के विषय में, जिसके अंतर्गत अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया साहित्य आता है। डियर स्टूडेंट्स, लौकिक साहित्य अथवा गैर धार्मिक साहित्य से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले मैं आपको इसके विषय में बताती हूँ। लौकिक साहित्य, लौकिक का तात्पर्य होता है जो इस लोक से संबंधित हो या मानव के जीवन से संबंधित हो, मनुष्य से संबंधित हो। लौकिक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य आता है जिसका उद्देश्य धार्मिक विषयों का प्रतिपादन न करके राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास तथा सामाजिक जीवन से संबंधित लेखन कार्य जिसके अंतर्गत किया गया हो। अर्थात यहाँ पर धर्म के अतिरिक्त जिस साहित्य का विषय धर्म को छोड़कर अन्य विषय हो, उसी को हम लौकिक अथवा गैर धार्मिक साहित्य कहते हैं। इस लौकिक अथवा गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों और मनीषियों ने बड़ी संख्या में साहित्य की रचना की। लेखकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जिनकी संख्या अगिनत है, लेकिन इन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला नाम आता है, 1 नंबर, पाणिनि की अष्टाध्यायी अथवा पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। यह व्याकरण का ग्रंथ है एवं इसका अनुमानित समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इतिहास तथा भारत के अनेक भौगोलिक स्थलों के विषय में हमें अष्टाध्यायी से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। अधिकांश विद्वान इसे मौर्यकालीन रचना मानते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन, सभ्यता एवं संस्कृति के विविध पक्षों की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक साधन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है कात्यायन की वर्तिका। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया यह ग्रंथ वास्तव में पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर लिखी गई टीका है। इससे भी हमें प्राक मौर्य
एवं मौर्ययुगीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। चौथे नंबर पर हम लेते हैं पतंजलि के महाभाष्य को। पतंजलि का महाभाष्य द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। इसमें शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए पतंजलि ने उस काल में हुए यवन आक्रमणों का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ किए। अपनी इस पुस्तक महाभाष्य में महर्षि पतंजलि कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि यवनों ने साकेत, अयोध्या और माध्यमिका जो कि चित्तौड़ के पास एक छोटी जगह है, वो उदाहरण देते हैं कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को घेर लिया। अरुणद यवन सांकेतम अरुणद यवनो माध्यमिकाम। इस उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों के भारत पर आक्रमण हुए। नेक्स्ट हम लेते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से भी हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इस संहिता के अनुसार मौर्य राजा शालीशुक, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था, के राज्यकाल के बाद यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर आक्रमण किए और उसके बाद वे कुसुमध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण ग्रंथ है कामंडक का नीतिसार। एक अनुमान के अनुसार नीतिसार गुप्तकालीन रचना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति यह भी राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। नीतिसार से गुप्तकालीन राज्यतंत्र के विषय में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कामंडक के विचार कौटिल्य के विचारों से इतने प्रभावित है कि नीति शास्त्र को हम अर्थशास्त्र का सार रूप मान सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त 6ठी शताब्दी ईस्वी का लेखक है, जिसने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा। इस मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चाणक्य द्वारा नंद वंश के अंतिम राजा को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासनारूढ़ करने की राजनीतिक पृष्ठभूमि को इस नाटक में दर्शाया गया है। इसमें चाणक्य द्वारा नंद राजा के मंत्री अमात्य राक्षस को अपनी ओर मिलाने के लिए अपनाए गए विभिन्न कूटनीतिक षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों का बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट आते हम कालिदास की 2 रचनाओं के ऊपर। एक तो है रघुवंश तथा दूसरी है मालविकाग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ एवं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर यवनों को पराजित करने का वर्णन हमें इन नाटकों से मिलता है। यद्यपि ये साहित्यिक पूरी तरह से ऐतिहासिक रचनाएं नहीं है, साहित्यिक रचनाएं हैं, इनमें कल्पना का पुट है, लेकिन फिर भी ये कल्पना कहीं न कहीं किसी वास्तविकता पर आधारित है। अतः मालविकाग्निमित्र और रघुवंश से हमें पुष्यमित्र शुंग के समय की जानकारी मिलती है। 2 अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें एक सोमदेव का कथासरित सागर एवं क्षेमेंद्र की
बृहत कथा मंजरी, इनसे भी हमें भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।